है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग साइंस के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस बायोलॉजी एनसीईआरटी से लिया गया, जो हर एग्जाम और के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं देरी न करते हुए मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। कोशिका के बारे में कि आखिर कोशिका क्या है। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर कोशिका, सेल। सेल क्या है, सेल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सेल क्या है, हमारे बॉडी में सेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सेल क्या कार्य करते हैं, सेल के अंतर्गत कितने फैक्टर होते हैं, सभी तथ्यों को डिटेल से अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कौन से टॉपिक से एग्जाम आवर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाती है, हर क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू से अंत तक देखें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है। आप प्रयास करें कि इसमें जो भी कंटेंट, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। मैं उस वर्ड को, उस सेंटेंस को मैं डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा, और उस टॉपिक को जहाँ से भी हो हम आपको अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कोशिका, सेल। आखिर कोशिका क्या है? तो कोशिका जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर विज्ञान के अंतर्गत कौन सी टॉपिक जो है, कि विज्ञान के अंतर्गत कौन सी टॉपिक है जिसके अंतर्गत सेल आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये बायोलॉजी का एक पार्ट है, सेल। बायोलॉजी के अंतर्गत एक पार्ट हमारा सेल के रूप में आती है, जो सेल हमारे बॉडी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा सेल क्यों आया है। तो पहले नंबर जानते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों, सजीव का अध्ययन किया जाता है। ये हम लोग जानते हैं कि देखिए, बायोलॉजी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों, सजीव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। देखिए बायोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी सजीव जगत, हम सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, इसीलिए हमको इसको बायोलॉजी नाम दिया गया। अब कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल आपको आएगा कि कौन सी शाखा के अंतर्गत सजीव प्राणी को अध्ययन किया जाता है, कौन से विज्ञान के अंतर्गत आता है सजीव प्राणी। तो याद रखिएगा बायोलॉजी के अंतर्गत। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, जो इनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरा कंटेंट अच्छे से देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। जैसे बायोलॉजी यानी सजीव जगत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सजीव जगत के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। सेकेंड, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ से क्वेश्चन सेकेंड आ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा जीव विज्ञान का सर्वप्रथम उपयोग लेमार्क याद रखिएगा, लेमार्क तथा ट्रेविरेंस। देखिए दोनों चीज हमारा इम्पोर्टेंट है, लेमार्क और ट्रेविरेंस।
ये देखिए 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान की प्रयोग किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति का नाम लैमार्क और ट्रेविरेंस है। एग्जाम और में आती है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उत्पत्ति करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो याद रखिएगा लैमार्क और ट्रेविरेंस, 2 ऐसे व्यक्ति हैं। कब? 1802 में, 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेंस 2 वैसे वैज्ञानिक थे जो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखी जाती है एग्जाम आवर में, बहुत सारे एग्जाम आवर में क्वेश्चन मिले हैं यहाँ से, और सब जितने भी हम बता रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी कंटेंट है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जीव विज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, तो याद रखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों, बायोलॉजी के 2 ग्रीक शब्द से बना है। बायोस लाइफ, बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ, जीवन, तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। मैंने बायोस जो है उसका अर्थ होता है लाइफ एंड लोगोज का अर्थ होता है स्टडी। यानी कि अभी दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद कह सकते हैं जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। जितने भी सजीव जगत का वर्णन करना ही हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? लाइफ स्टडी, माने कि जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन ही हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कौन सी व्यक्ति किस प्रकार से जीवित रहता है, उसको किस प्रकार की संरचना, कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, कौन सी प्राणी किस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वह जिंदा रहता है, ये सारा चीज के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब जल्दी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप से क्वेश्चन अगर आती है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी किन 2 मुख्य शब्दों से मिलकर बने हैं, तो याद रखिएगा बायोस प्लस लोगोस, यानी बायोस का अर्थ होता है लाइफ एंड लोगोज का अर्थ होता है स्टडी, माने जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं कि अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया। अब तो बायोलॉजी की नाम आगे की सजीव जगत के अंतर्गत ही होती है, जितने भी सजीव जगत है सब बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो फिर बाद में यहाँ पे देखा गया कि बायोलॉजी के 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये बहुत सारे सजीव जगत तो बहुत सारे पेड़ पौधे जंतु मनुष्य सारा चीज है इसमें, लेकिन इसमें भी कीट फतिंगे सारा चीज आया। तो वहां पर एक सिचुएशन आया कि नहीं, अब बायोलॉजी के 2 खंडों में डिवाइड किया जाए जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी को वहां पर 2 भागों में बांट दिया गया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। बॉटनी और जूलॉजी 2 प्रकार के अलग अलग बांट दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी शब्द में किस की अध्ययन की जाती है। अब यहाँ पे एक भी सवाल आता है कि जूलॉजी में होता क्या है, तो जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जानवर, मनुष्य, जितने भी सारे चीज हैं उसको जूलॉजी के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ से भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है कि जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को। जूलॉजी का जनक अरस्तु कहे जाते। देखिए आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जूलॉजी का जनक अरस्तु। अब चलते कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एनालिज्म, याद रखिएगा कि अरस्तु द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, इस सवाल आपको आएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो याद रखिएगा अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनालिज्म है। हिस्टोरिया एनालिज्म याद रखिएगा। जंतु इतिहास का ये जो अरस्तु जो हैं वो अपनी पुस्तक लिखे, जिस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनालिज्म है, याद रखिएगा। यहाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया गया है। अब देखिए, जो अरस्तु वैज्ञानिक जो थे, बायोलॉजी का जो जनक थे, उन्होंने ये हिस्टोरिया एनालिज्म जो बुक की रचना की, तो इस बुक में किस चीज का वर्णन किया, तो इन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया। जंतुओं की रचना कैसे, यानी कि हर जितने भी सजीव जगत है, सबकी रचना डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। जैसे हमारे मनुष्य में ही देख लीजिएगा, मेल और फीमेल। मेल का कंस्ट्रक्शन अलग है शरीर की, और फीमेल रिप्रोडक्शन अलग है। मेल रिप्रोडक्शन अलग है, फीमेल रिप्रोडक्शन अलग है। मैंने मेल का शरीर का कंस्ट्रक्शन अलग है और फीमेल का कंस्ट्रक्शन अलग है। जितने भी जीवधारी देख लीजिए, उसमें भी दो सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि उसी में कहा गया है कि जंतुओं की रचना, संरचना, स्वभाव, यानी कि देखिए मेल और फीमेल का स्वभाव भी डिफरेंट होती है, जंतुओं का भी डिफरेंट होती है। देखिए गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गए, सबका अलग अलग गुण होते हैं। सभी को वर्गीकृत किया गया, सभी का जनन भी अलग अलग है। हर किसी का जन्म की प्रक्रिया अलग अलग। जैसे हमारे कुछ कुछ वैसे पक्षी होते हैं जो अंडे देते हैं, जो बच्चे भी देते हैं। कुछ कुछ वैसे रेंगने वाले जंतु हैं जो अंडे भी देते हैं, कोई बच्चे भी देते हैं। तो हर किसी के बारे में डिटेल से अध्ययन की, किस चीज में, कौन सी बुक में, तो हिस्टोरिया एनालिज्म। हिस्टोरिया एनालिज्म बुक में इसके बारे में सारा चीज डिटेल से अध्ययन की गई है। अब चलते हैं बॉटनी। ये हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी में किस चीज की अध्ययन की जाती है, तो जितने भी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं जिसमें वृद्धि हो, जो सजीव जगत जिसमें रचना, कंस्ट्रक्शन आदि के आधार। अब आता है बॉटनी। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में, बॉटनी का मतलब ही होता है जंतु विज्ञान, सॉरी वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि पेड़ पौधे के अध्ययन कौन से विज्ञान के अंतर्गत की जाती है, तो याद रखिएगा बॉटनी के अंतर्गत। याद रखिएगा बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों को अध्ययन किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। ये दो चीज याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक पूछेगा तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को जैसे ही खत्म होगा तो हम अगले वीडियो में आपका जितने भी MCQ है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूंकि अगला जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी फोन तक पहुंच सके। ये प्रयास कीजिए, जहाँ पे जो डाउट लगे उस चीज को कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखने का प्रयास करें। लिखें, हमारे पास संदेश दें, संदेह दें कि हाँ इस जगह पर इस चीज छूट रहे हैं, मैं उसको भी डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे कि यार जूलॉजी यानी बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने पौधे का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटर्म में किया है। याद रखिए, जितने भी वैज्ञानिक हुआ करते थे सब अपने अपने पुस्तक की रचना करते थे। उसी पुस्तक में अपना जितना भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी खोजबीन सारा चीज की है डिटेल से, उसी बुक में लिखे जाते हैं। इसीलिए हर वैज्ञानिक का, जितने भी वैज्ञानिक है सभी वैज्ञानिकों में देखिए जाए तो सभी वैज्ञानिक का अलग अलग पुस्तक
रहते हैं, जिसमें सारा चीज कंटेंट का वर्णन की भी रहती है। तो जैसे थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटर में, याद रखिएगा। ये वो हिस्टोरिया एनालिज्म था, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक की नाम, और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटर्म है, याद रखिएगा दो चीज। अब इस हिस्टोरिया प्लांटर्म में इन्होंने पेड़ पौधा के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है और डिटेल से विस्तार से इन्होंने बताया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से आता है, क्वेश्चन देखिए। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में बोटानोस बोटानोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास, जिसका अर्थ होता है घास। यानी बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में बोटानोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, बोटानोज का यानी कि बोटनी पूछेगा कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बताइएगा बोटानोज। ठीक है, ये बोटानोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोटानोज शब्द से हुआ है, शब्द से उत्पत्ति हुई है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग कोशिका। जितने भी सारा चीज कंटेंट है सब एनसीईआरटी से कंटेंट ली गई है। अब चलते हैं हम लोग सेल यानी कोशिका। सेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारा सेल है। अगर सेल नहीं तो जितने भी सजीव जगत तुम लोग रहे नहीं, तो इसलिए सेल इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ये याद रखिएगा। तब कहता है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि कोशिका है क्या। तो कोशिका अगर पूछेगा, यहाँ पे देखिए लिखे नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर सेल नहीं हो तो हमारे शरीर की संरचना प्रदान नहीं हो पाएगी, सिर्फ हमारा एक शरीर कंकाल के भांति दिखाई देगा। तो सेल ही है जिसके कारण हम लोग का शरीर सुडौल दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए कोशिका जो सेल है, ये सेल हमारे शरीर का निर्माण सेल से ही हुआ है। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कैटोलॉजी, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। एक नंबर के क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, देखिए भी जो मैंने बताया सो सारा चीज सामने यहाँ पे देखिए कि कोशिका क्या है, प्रत्येक जीवधारी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक जीवधारी कोशिका से मिलकर बना, अगर कोशिका नहीं होती तो कोई जीव होता ही नहीं। ऐसे तो जीव होती बट बहुत सूक्ष्म होती, जैसे वायरस वगैरह होती, बट मनुष्य नहीं हो पाते। तो याद रखिएगा प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। याद रखिएगा, जब कोशिका के बारे में जब अध्ययन की जाती है तो याद रखिए कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। यहाँ से भी सवाल आता है आपको कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। कब किए, तो 1665 ईस्वी में। कौन सी सेल का खोज किए, तो डेड सेल का। एक पत्ती से इन्होंने पत्ती को 1000 टुकड़ा करके उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के जरिए देखी, तो उसमें एक छाता नुमा यानी कि हमारे मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं, उसी के अनुसार वहां पे कंस्ट्रक्शन दिखाई दी, रचना दिखाई दी। तब उन्होंने बताया कि ये हमारा सेल है।
तो याद रखिए सर्वप्रथम कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे, तो 1665 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ कैटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को याद रखिएगा। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। मृत कोशिका को डेड सेल कहा जाता है, मृत कोशिका को डेड सेल कहा जाता है, इसी को नेक्रोसिस कहा जाता है। डेड सेल को क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। याद रखिए 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि डेड सेल को क्या कहा जाता है, तो नेक्रोसिस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है यहाँ। ये क्वेश्चन दिया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। इस पुस्तक में रॉबर्ट ब्राउन ने हर चीज कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन किया और डिटेल से इसमें लिखी भी उन्होंने। अब चलते हैं, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया। अगर मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक को बताइएगा। अगर जीवित कोशिका के बारे में कह दिया, तो 1674 ईस्वी, यानी 9 साल बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने किया, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो और इसके बारे में डिटेल से कंटेंट लेकर आएंगे, जो एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एक दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करके देने का प्रयास करें कि ये यूट्यूब चैनल सिर्फ कंपटीशन के व्यू से बनाया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी का रहता है। इसमें बहुत सारे पुस्तकों से छाट कर इस एक कंटेंट तैयार की जाती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जय हिंद।